कुछ दरवाजे कभी खोले नहीं जाते, कुछ आवाजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती और कुछ परछाइयाँ बस इंसानों की नहीं होती। आज के इन दोनों कहानियों में मैं आपको ले चलूंगा भारत के दो कोनों में। एक गली जहां हर रात एक बंद घर की घंटी बजती है और एक रेलवे कॉलोनी जहां सिर्फ कुछ लोगों को एक गूंगी लड़की दिखाई देती है। अगर आपके पास हिम्मत है तो बैठिए, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं दो रातें, दो रहस्य और दो सच्चाइयां जो शायद आपको सोने नहीं देंगी। दोस्तों, आज के पहले घटना को हम राहुल अवस्थी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये घटना साल 2002 की है। मैं उस समय बनारस में एक निजी संस्था से सनातन की पढ़ाई कर रहा था। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर रहने के लिए मैंने घाट से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक कमरा किराए पर लिया था। बनारस की गलियां वैसे भी बहुत ही तंग होती है, लेकिन ये गली कुछ अलग ही थी। दोनों तरफ पुराने टूटे फूटे मकान थे, जिनकी दीवारों पर सीलन की मोटी परतें जमी हुई थी और ऊपर से लटकते बिजली के तार वो जगह को और भी पुराना बता रही थी। वो गली इतनी संकरी थी कि अगर कोई साइकिल भी वहां से ले जाए तो पीछे वाले को रुकना पड़ता। यहाँ तक कि उस गली में धूप में भी अंधेरा जैसा लगता था, क्योंकि धूप शायद ही कभी जमीन तक पहुंचती थी। मेरा मकान वो तीसरे मंजिल पर था, एक पुराने ब्राह्मण परिवार के मकान में। कमरा सीधा और खुला था, लेकिन सामने की खिड़की में जो दृश्य दिखता था वो था घंटी वाला घर। एक ऐसा छोटा मकान जैसे किसी ने 2 मंजिला पिंजरा बना दिया हो। खिड़कियां लकड़ी की थी, जिनकी जाली पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। घर का मुख्य दरवाजा वो हमेशा ही बंद रहता था और उस पर ताला भी लगा रहता था, जो कि पुराना और बहुत ही मजबूत था। गली के बच्चे भी उस घर के पास नहीं खेलते थे। जो भी वहां से गुजरता अक्सर नजरें झुकाकर ही तेजी से वहां से निकल जाता। मैंने 1-2 बार मकान मालिक से इस बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार इस बात को टाल दिया, ये बोलकर कि ये घर बरसों से खाली पड़ा है। लेकिन जिस बात ने मेरी नींद उड़ाई वो थी उस घर की आधी रात को आने वाली घंटी की आवाज। वो आवाज बिल्कुल मंदिर की घंटी जैसी थी और वो हर रात ठीक 12 बजे रात को बजा करती थी। हालांकि शुरू में मुझे ये लगा कि शायद ये कोई मजाक कर रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मंदिर का पुजारी वहां रुकता होगा। उस घंटी की आवाज को हर रात सुनने के वजह से मैंने उस घंटी के बजने का सही समय समझने की कोशिश की, जिसके वजह से कुछ ही दिनों में मुझे ये पता चला कि वो घंटी की आवाज वो हर बार जब घड़ी की सुई 12 पर पहुंचती है तो वो आवाज गूंजने लगती है। और ये सब मेरे खिड़की के सामने वाले घर में हो रहा था, जिसके वजह से मैं अब उस घर को रोज देखने लगा था। पर दिन में ऐसा कई बार करने के बावजूद भी उस घर में ना तो कोई हलचल, ना कोई परछाई और ना कोई आहट दिखती। वहां सब कुछ शांत और निर्जीव सा लगता था। और उसके वजह से जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी, जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे उस घर की ओर खींच रहा है। इसके बाद धीरे धीरे रातें भी डरावनी होने लगी थी। कभी कभी मुझे अपने कमरे में भी अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे बहुत ही हल्के कदमों की आहट, तो कभी जमीन पर कुछ खिसकने जैसी आवाज। लेकिन जब उठकर मैं देखता तो सब कुछ मुझे वैसा ही मिलता जैसा मैंने छोड़ा था। इसी बीच एक ऐसी रात की बात है जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने ऐसे में खिड़की से बाहर झांका।
बाहर देखा तो गली पूरी तरह से सुनसान था। सिर्फ कहीं कहीं से आवारा कुत्तों की भौंकने की आवाज ही आ रही थी। और तभी मेरी नजर घंटी वाले घर की खिड़की पर पड़ी और वहां मुझे हल्की सी हरकत होती हुई दिखाई दी, जैसे वहां का पर्दा किसी ने जानबूझकर हिलाया हो। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, सांसें रोके, लेकिन उसके बाद वहां कुछ नहीं हुआ। पर फिर एक रात जब बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया, तब मैं अपनी खिड़की के पास बैठा था। घड़ी में 12 बजने में समय था, पर जैसे घड़ी में 12 बजा वो आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार कुछ अलग ही अंदाज में। उस आवाज के साथ साथ मुझे एक और ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो, और वो भी बहुत पास से। वो आवाज इतना पास से आ रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद है। इसलिए तभी मैंने घबराकर पीछे देखा, लेकिन कमरा तो खाली था, जबकि मैं पसीने से भीगा हुआ पलंग पर बैठ गया। उस रात मैं सो नहीं सका। अब बात केवल घंटी तक सीमित नहीं लग रही थी। एक दिन जब मैं नीचे गली से गुजर रहा था तो देखा कि घंटी वाले घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। उसी दौरान मैंने पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा तभी भड़ाक से बंद हो गया, इतना तेज कि मैं डर के मारे पीछे हट गया। पास में कोई नहीं था, हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसे ही फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगा। इसलिए एक रात जब पूरी गली सो चुकी थी, मैं चुपचाप उस घर के दरवाजे तक गया। किसी तरह से मैंने देखा कि वो ताला अब भी लगा हुआ है, लेकिन झुलसा हुआ और थोड़ा टेढ़ा, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे तोड़ने की कोशिश की हो। इसलिए मैं दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने लगा, ठीक 12 बजे के समय का, क्योंकि 12 बजे आखिर क्या होता है ये मैं उस घर के अंदर खुद ही देखना चाहता था। इसलिए मैं चुपचाप उस घर के दरवाजे तक चला गया। किसी तरह से मैंने देखा कि घर का ताला अब भी लगा हुआ है, लेकिन झुलसा हुआ और थोड़ा टेढ़ा सा, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश की हो। उसके बाद मैं दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने लगा, ठीक 12 बजे क्या होता है ये खुद महसूस करने के लिए। जैसे घड़ी ने 12 बजाए, घंटी बजी और साथ ही घर के अंदर से हल्की सी रोशनी झलकती दिखी, जैसे मिट्टी के दिए की होती है। उसे देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जानता था मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं वहां से हिला नहीं। पर तभी अचानक मुझे दरवाजे के अंदर से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बहुत ही साफ और गहरी थी, जैसे कोई बहुत करीबी हो। और फिर मुझे अचानक एक परछाई दरवाजे के दरार से अंदर दिखी। वो एकदम स्थिर होकर खड़ी थी और एकदम इंसान जैसा लग रही थी। पर उसे देखकर मैं डर के मारे पीछे हट गया और भागकर सीधे अपने कमरे में गया। उसी दौरान मैंने दरवाजा बंद करके खिड़कियों को भी कसकर बंद कर दिया। हालांकि मैं पूरी रात सो नहीं सका, क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा है। इसलिए अगले कुछ दिनों की सुबह मैंने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ साफ साफ उस घंटी का कारण नहीं बता पाया। बस इतना सुनने को मिला कि कई साल पहले उस घर में एक पंडित रहते थे, जो रात में अकेले पूजा करते थे, और कहते हैं कि उनकी मौत भी पूजा करते समय हुई थी, और तब से वो घंटी हर रात बजती है। इसके बाद मुझे ये समझ आने लगा था कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, लेकिन मेरा मन अब भी शांत नहीं था। मैं जानना चाहता था कि अंदर क्या है। एक रात हिम्मत करके मैं उस घर में घुसा भी, जिसमें घुसने के लिए
किसी पुराने ताले को तोड़ना उतना मुश्किल नहीं था। पर जब मैं उस कमरे के अंदर गया तो देखा मैंने उस घर के अंदर सब कुछ पुराने जमाने का सामान पड़ा हुआ है। इसमें धूल जमी हुई मूर्तियां, टूटे फर्नीचर और एक छोटा सा पूजा घर था जिसमें अब भी अगरबत्तियां रखी थी। और आश्चर्य की बात ये थी कि वे ताज़ा लग रहे थे। जैसे ही मैं पूजा घर के पास गया, वहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। हालांकि जब मैंने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर तभी पर्दे के पीछे से सांस लेने की वही जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उस अजीब से डरावने आवाज़ को सुनकर मैं वहीं जड़ हो गया। मैं डर के मारे कांपने भी लगा। पर अब जब मैं उस कमरे के अंदर था तो ऐसे में मैंने हिम्मत करके वहाँ का पर्दा हटाया। हालांकि वहाँ कुछ नहीं था, पर जमीन पर गीले पैरों के निशान थे और दीवार पर सिंदूर से एक रेखा खींची हुई थी। उसे देखकर मैं जितना डर रहा था उतना ही अब मैं उलझ भी रहा था। ये सब क्या था? आत्मा, अधूरी पूजा या किसी की रुकी हुई ऐसी आत्मा जो अब भी वही है? ये सब देखकर मैंने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। पर उसके बाद से मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। बुखार, बेचैनी, डर और हर रात वही घंटी। एक रात तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आकर घंटी बजा रहा है। तब जाकर मैंने तय किया कि हम बनारस छोड़ देंगे। जब मैं आखिरी बार उस गली से निकल रहा था तब मैंने पलटकर उस घर को देखा, जहाँ खिड़की के जाली के पीछे एक हल्की परछाई अब भी दिख रही थी। उस दिन के बाद मैंने कभी बनारस की उन गलियों की ओर मुंह नहीं किया। लेकिन आज भी जब रात को 12 बजे कोई मंदिर की घंटी बजती है तो दिल में वही डर फिर से लौट आता है कि कहीं वो आवाज़ उसी घंटी वाले घर से तो नहीं आ रही। दोस्तों, उन घटनाओं के बाद राहुल अवस्थी ने वो कमरा खाली कर दिया था। फिर कुछ ही दिनों के बाद उस पूरे घर को बंद कर दिया गया। लेकिन आसपास के रहने वालों का कहना है कि वो घंटी वो अब भी हर रात ठीक 12 बजे बजती है, भले उस घर में कोई रहता हो या ना हो। खैर दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं आज की अगली घटना की ओर, जो कि मनोज देशमुख जी के साथ घटा था, जिससे हम मनोज जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। ये बात 1996 की है। उस वक्त मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी। रेलवे में नई नौकरी लगी थी और मेरी पहली पोस्टिंग नागपुर के पास एक पुराने रेलवे स्टेशन में हुई थी। जगह थी शंकर नगर कॉलोनी, जो रेलवे क्वार्टर्स का एक पुराना ग्रुप था। स्टेशन से थोड़ा दूर जंगल के किनारे पर बसा हुआ। वहाँ की ज़्यादातर इमारतें ब्रिटिश जमाने की बनी हुई थी। दीवारों पर सीलन, खिड़कियाँ जालीदार लकड़ी की और गलियाँ शाम ढलते ही वीरान हो जाती थी। उस कॉलोनी का माहौल ही कुछ अलग था, जिसे समय वहाँ ठहरा हुआ था। वहाँ जो मुझे क्वार्टर मिला था वो B17 था, जो कि कॉलोनी के आखिरी सिरे पर था। उसके बाद सिर्फ झाड़ियाँ और जंगल थे। पहले तो ये सब मुझे रोमांच भरा लग रहा था। अकेले रहने का अनुभव और नई नौकरी का जोश और एक शांत जगह पर रहने का सुकून। लेकिन कुछ ही दिनों में उस जगह की खामोशी धीरे धीरे भीतर तक उतरने लगी। वहाँ की रातें बहुत ही अलग थी। दूर से ट्रेनों की आवाज़ आती तो थी, लेकिन कॉलोनी के अंदर ऐसा सन्नाटा होता था कि अपनी ही सांसों की आवाज़ तेज लगती थी। वैसे तो कॉलोनी के बाकी के लोग मिलनसार थे, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। जो भी बातें होती थी वो ज़्यादातर दफ्तर और काम से जुड़ी होती थी।
एक दो बार मैंने महसूस किया कि जब कोई जंगल की तरफ जाने की बात करता है तो बात अचानक बदल दी जाती है, मानो वहां कुछ छुपाया जा रहा था। शुरुआती कुछ हफ्तों में कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। मैं रोज की तरह ही सुबह ड्यूटी पर निकलता और शाम को लौट आता। पर एक रात में काम से थोड़ी देरी से लौटा, तब कॉलोनी की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थी। लाइट का कोई खंभा उस सिरे पर नहीं जल रहा था जहां अंधेरा था। मैं टॉर्च लेकर अपने क्वार्टर की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी दूर जंगल की ओर जाती पगडंडी पर एक आकृति सी खड़ी दिखी, बहुत ही हल्की और धुंधली, लेकिन वहां के किसी के खड़े होने का आवाज तो हो रहा था। मुझे लगा शायद वो कोई बच्चा होगा या कोई पड़ोसी, लेकिन जब मैंने टॉर्च की रोशनी उधर डाली तो वहां कुछ नहीं था। हालांकि मैंने उस दिन उसे अपनी नजरों का धोखा समझा और घर आकर खिड़की बंद कर कर सो गया। लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे मुझे एक हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वो आवाज क्वार्टर के पीछे की खिड़की से आ रही थी। मैं नींद में था, फिर भी मैंने उठकर देखा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, जबकि झाड़ियों में सरसराहट सी आवाज अब भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके अंदर छुपा हुआ है, पर उसे मैंने कोई जानवर समझकर नजरअंदाज कर दिया। हालांकि अगले कुछ रातें ठीक ही थी, लेकिन मुझे अब उस खिड़की की तरफ ही अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खड़ा है और अंदर देख रहा है, लेकिन जब भी मैं बाहर देखने जाता तो वहां कुछ नहीं होता। इसी बीच एक रात मेरी खिड़की के बाहर वाला स्ट्रीट लाइट अचानक जलने बुझने लगा, जिसमें मैंने फिर से किसी की हल्की परछाई देखी, लेकिन इस बार वो आकृति स्थिर थी। लंबाई से लग रहा था कि वो कोई छोटी बच्ची है। बाल खुले हुए थे और वो सफेद सी पोशाक पहनी हुई थी। मैं उसे ध्यान से देखने के लिए उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन वो आकृति उसी तरह खड़ी रही, एकदम शांत। पर फिर कुछ ही सेकंड्स में वो पलक झपकते ही झाड़ियों में कहीं गायब हो गई, बिना किसी आवाज के। उसके बाद से मेरी नींदें अब टूटने लगी थी। हर रात कोई न कोई आवाज आती जो मुझे नींद से जगा देती। कभी पैरों की हल्की थाप, कभी खिड़की से खरोंचने जैसी आवाज, तो कभी कभी ऐसा लगता जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है और उसे खटखटा रहा है। पर जब भी मैं दरवाजा खोलता तो बाहर कोई नहीं होता। इसीलिए एक दिन मैंने कॉलेज के पुराने चौकीदार से बात करने की कोशिश की। वो बुजुर्ग आदमी पहले तो इस बात को टालता रहा, लेकिन जब मैंने उसे सीधे से पूछा कि क्या उसने कभी किसी लड़की को जंगल की ओर जाते देखा है, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो यहाँ कभी कभी दिखती है, लेकिन सबको नहीं। लेकिन जो उसे देखता है वो उसे छोड़ती नहीं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। लेकिन अब मेरी रातें डर और बेचैनी से भरने लगी थी। काम पर मन नहीं लगता और घर लौटते ही दरवाजे बंद कर लेता। कई बार शाम ढलते ही सड़कों के पीछे परछाइयां चलती, तो कई बार मुझे लगता जैसे कोई मेरे घर के अंदर है, क्योंकि मेरे घर के अंदर किसी के सांस लेने की आवाज मुझे साफ सुनाई देता था, और साथ में फर्श पर नंगे पैरों के कदमों की आहट भी मैं कभी कभार सुन पाता था। इन्हीं सभी के बीच एक रात जब मैं बहुत थका हुआ था और लगभग सोने ही वाला था, तब मुझे अचानक अपने बेड के किनारे हल्की सरसराहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है और धीरे धीरे वो मेरी तरफ झुक रहा है। उसे देखकर मैं डर के मारे झटपट से उठा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
पर उसके बाद उस रात मुझे नींद नहीं आई। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं नींद में किसी के चलने की आहट सुनता, जैसे वो लड़की मेरे कमरे में ही चल रही हो। फिर एक दिन मैंने अपने आंगन के दीवार पर हल्की सी खरोंचें देखी। पास जाकर देखा तो वो खरोंचों के निशान उंगलियों से की गई थी, क्योंकि मुझे वहां कुछ नाखून के टुकड़े मिले थे। उसके बाद मैंने उन निशानों पर ध्यान देना शुरू किया। हर दिन उस पर एक नई लाइन जुड़ने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई दिन गिन रहा हो। यहाँ तक कि एक रात जब मैं उसी दीवार से सटकर बैठा था, तब मुझे अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पर जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, जबकि मेरे कंधों पर गीले कीचड़ में सने हुए उंगलियों के निशान बन चुके थे। अब मैं डर में भी था और साथ में उलझन में भी। ये सब क्या था और क्या मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था या सच में वहां कोई था? ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ ये घटनाएं धीरे धीरे और भी बढ़ते जा रही थी। ऐसे कुछ महीने बीतने के बाद अचानक सरकार की तरफ से जंगल की छटाई का ऑर्डर आया, क्योंकि वहां कुछ और नए क्वार्टर बनवाने के ऑर्डर्स आए थे। उसी दौरान हमें खुदाई करते वक्त एक ऐसा चीज मिला जिसका हम में से किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था। दरअसल वहां खुदाई करते वक्त हमें एक छोटी बच्ची की कंकाल मिली, पर वो वहां कैसे आया ये बात किसी को भी नहीं पता था। हालांकि उस कंकाल के मिलने के बाद हमने पूरे रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया, पर न जाने क्यों उसके बाद भी उस लड़की की आहट मुझे बार बार सताती रही। यानी कि डर का सिलसिला अब भी जारी था, और ऊपर से उसका असली कारण जानने के वजह से मैंने वहां और रुकना ठीक नहीं समझा, और साथ में मेरे कुछ साथियों ने भी। इसलिए कुछ ही हफ्ते बाद मैंने अपनी पोस्टिंग बदलवा दी। पर आज भी जब उस कॉलोनी को मैं याद करता हूँ या मैं किसी खिड़की की तरफ देखता हूँ, तो मुझे वही एहसास होता है कि शायद वो अब भी किसी और से कुछ कहने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, मनोज देशमुख का ट्रांसफर होने के बाद वो कमरा कभी स्थायी रूप से आबाद नहीं हो सका। कॉलोनी की पूरी रजिस्ट्री में शिकायत दर्ज है। सीढ़ियों पर बैठी एक चुप लड़की जो हर हफ्ते किसी नए को देखती है, पर जो उसे देखता है वो ज्यादा दिन वहां नहीं टिकता। खैर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।